अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। एमसीक्यू की ये चौथी सीरीज है और इस चौथी सीरीज में अब जो क्वेश्चन आ गया है वो रसायन के भाग से आ गया है। 3 भाग मैंने भौतिकी से कराए हैं, 3 भाग रसायन से कराऊंगा और 3 भाग जो है जीव विज्ञान से कराऊंगा। उसके बाद जो भी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे और एससीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे उसके क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में याद रखना हमेशा मेरा दो चीज होता है जिसको मैं क्या बोलूंगा, एक तो एन से याद रख लेना एन और एक याद रख लेना पी। जो भी ई वाला चीज होगा, ई वाला चीज मेरा हमेशा याद रखना कि वो मेरे हमेशा इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। याद करने के लिए नई शिक्षा नीति एनईपी को याद कर लीजिएगा कि एन और पी जो है वो मेरे हमेशा किस में रहेंगे, वो मेरा हमेशा रहेंगे न्यूक्लियस में। और जो मेरा बीच वाला हिस्सा है वो हमेशा क्या करेगा, सभी की ओर घूमते रहेगा। तो इसीलिए इस ऑप्शन का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ट्रिक को याद रखिएगा कि ई मेरा जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो घूमते रहेगा। एन और पी मिलके क्या बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड बनेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि किसने खोज की थी और आप सभी को पता है कि इसकी खोज करने वाले का नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक भाई साहब ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने किस चीज की खोज की थी, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर सॉरी ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो मेरे रदरफोर्ड भाई साहब ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है लेकिन फिर भी घुमा देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि कैसे होगा। तो याद रखना कि जब भी हमें द्रव्यमान संख्या निकालना होगा, संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि सर जो भी प्रोटॉन होगा और जो भी न्यूट्रॉन होगा उन दोनों को जोड़ देंगे। अब बोलोगे कि सर न्यूट्रॉन तो मुझे पता है कि 20 है, तो न्यूट्रॉन तो 20 है, लेकिन सर प्रोटॉन के बारे में मुझे नहीं दिया है, मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो याद रखना जो प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या हमेशा बराबर होगी। हमेशा अगर कोई एटम है उस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन जो है वो बदल सकता है। तो इसीलिए अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर हमेशा क्या बनेगा, द्रव्यमान संख्या बनेगा। तो संख्या के लिए प्रोटॉन नहीं है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है क्योंकि पी जो है वो ऑलरेडी ई के बराबर है। तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, मेरा 38 हो जाएगा। तो यहां से जो ऑप्शन है वो आ जाएगा मेरा 38वां। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन ठीक है कि सर ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो यार नीचे दिया है वो क्या है और ऊपर में दिया है वो क्या है। जो नीचे मेरा 94 दिया है, 94 मेरा एक्चुअल में क्रमांक है। किस चीज का क्रमांक है, तो मेरा परमाणु का या फिर जो मेरा एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको हम लोग, कि ये सर मेरा एटॉमिक नंबर है। और जो 242 दिया है ये आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने समझाया था कि ये सर ये मेरा ये एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या है कि नहीं। अब यही पता चल गया था कि सर जो मेरा द्रव्यमान संख्या है वो, जो मेरा द्रव्यमान संख्या है वो मेरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर बनता है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि सर एटॉमिक नंबर जो है वो, एटॉमिक नंबर जो है वो मेरा एक्चुअल में प्रोटॉन है। तो मुझे यही पता चल गया कि सर वो प्रोटॉन है। अब मुझे निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए 242 को 94 से माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 148। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने प्रोटॉन की जगह में ये सॉरी आपको कैसे पता चला कि सर जो नीचे दिया है प्रोटॉन है। तो यार ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं और वो मेरा हमेशा एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। एटॉमिक मास जो होता है ना मेरा, जो भी मेरा परमाणु क्रमांक होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के बराबर भी होता है और वो मेरा इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है। अच्छा ये क्या होता है कि सर 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। सर आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, और एक आपको जानना पड़ेगा आइसोटोप क्या होता है।
ये तीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th-10th के केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे। आइसोटोन्स की यहाँ बात की जा रही है तो मैं डायरेक्टली आइसोटोन्स पर आता हूँ और थोड़ा और डिटेल में आप देखेंगे तो आइसोटोन्स को मैंने बताया है कि आइसोटोन्स का मतलब क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा और एटॉमिक नंबर और मास जो है वो अलग होगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। अब न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो बराबर आना चाहिए। तो ऐसा यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है कि 6 और 8 हो रहा है, 7 और 8 हो रहा है, 8 और 8 हो रहा है। अब बाकी ऐसा किसी में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए आइसोटोप्स में आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर उसका जो मास है ना वो चेंज हो रहा है, द्रव्यमान जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें नीचे वाला संख्या चेंज हो रहा है, नीचे वाला संख्या चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर इसमें ना एटॉमिक नंबर जो है ना बदलता जा रहा है, लेकिन एटॉमिक मास जो है ना सर वो सेम है। ठीक है, तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे कार्य करती है। संरक्षण यानी कि करोजन होता है, और करोजन के आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके उदाहरण क्या क्या है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, सबसे पहले तो कोरोजन के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले सर मुझे उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन के साथ हल्का, मैं बोल सकता हूँ कि मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर यानी कि क्या होगा, नमी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सर थोड़ा बहुत पानी का बहाव भी चाहिए, तभी जाकर वो पानी, नमी समझ सकते हैं आप कैसे होता है, मौसम में नमी होती है, चिपचिपापन होता है, वो नमी की बात हो रही है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना ठीक है, तांबे पर हरे रंग का परत बनना ये भी ठीक है। कॉपर जो है देखना रिएक्शन करता है, उंगली में पहनते हो तो उंगली के साइड साइड में पूरा ग्रीन ग्रीन बन जाता है। लोहे पर भूरे रंग का परत बनना, देखते हैं कि ना जंग लग गया बोलते हैं, ये वही चीज है। तो यहाँ पर से ऊपर तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन करोजन का जो एग्जाम्पल्स है वो इनमें सब सही बैठता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हो सकता है कि कई लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलवीकरण लिखा हुआ है या फिर जो भी इंग्लिश में इसका टर्म होगा, पेयजल के लिए लिखा हुआ है, समुद्री जल के लिए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डीसैलिनाइजेशन। यानी कि क्या होता है कि जो भी समुद्र है ना उसमें सैलाइन वाटर्स को कम करने के लिए, उसके लवण को कम करने के लिए, यानी कि मतलब समझ रहे नमक की क्षमता को कम करने के लिए डीसैलिनेशन की जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। पेयजल में पानी को साफ करने के लिए, उसमें फिल्टर करने के लिए। विकृतीकरण होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए। पेस्चराइजेशन होता है, जो कि ये आपने सुना होगा, लुई पैस्चर ने इसका खोज किया, प्रोसेस का खोज किया था, पेस्चराइजेशन। और ये चाय के लिए नहीं होता, ये मिल्क के लिए होता है। ये मेरा किसके लिए होता है? ये मेरा दूध के लिए होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सही नहीं है यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर पानी क्यों उबलता है? ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हो चुका है शायद, मतलब पिछले वीडियो में हो चुका है, तो इसीलिए याद रखना, क्योंकि वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम रहता है, तो उबलने में बिंदु जो है वो नीचे आ जाती है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो क्या है ना, उसको 100 डिग्री सेल्सियस जरूरत नहीं है कि उतने उबले, हो सकता है कि वो 95 में उबल जाए, हो सकता है 90 में उबल जाए, हो सकता है 80 में उबल जाए। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, दबाव जो है वो बढ़ेगा, कम होता जाएगा, तो उसको उबलने में कम टाइम लगेगा। इसीलिए लोग अक्सर उस पर नमक भी मिला देते हैं, ताकि उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्चुअल में बढ़ जाए। ठीक है, आगे और चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर, कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? देखो रेत, अब रेत में छोटे छोटे कण है यार, और नैप्थलीन बॉल्स को अगर आप देखोगे तो ऐसा बड़ा है। अब उसके अर्ध गिर्द पूरा रेत घुस गया। अब इसके लिए दिक्कत ये, इन दोनों को अलग करना है, तो इन दोनों को अलग करने की प्रक्रिया, तो क्या होता है ना, एक प्रोसेस, इसको बोलता हूं मैं सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन क्या है सुनना। सब्लिमेशन जैसे कि कपूर है, कपूर जलाते हैं ना पूजा में, कपूर क्या हुआ, अब वो एक सॉलिड फॉर्म में है, मतलब वो एक ठोस फॉर्म में है, और आपने क्या किया, उसको जब जलाया तो वो बन गया मेरे गैसियस फॉर्म में। ठीक है, वो मेरा गैस फॉर्म में बन गया। अब ये ठोस से डायरेक्टली कहां चला गया? गैस चला गया। जबकि उसको जाना था ठोस, ठोस से उसको जाना था तरल, और तरल के बाद फिर उसको जो भी गैस फॉर्म में बनना था, लेकिन वो डायरेक्टली ठोस से गैस चला गया। तो ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें ठोस से डायरेक्टली गैस, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अलग करने के लिए, नैप्थलीन बॉल्स को अलग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर सब्लिमेशन की प्रक्रिया, जहां पर मैं डायरेक्टली ठोस से कहां चले जाऊं? गैस में चले जाऊं। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मुझे पता है सर, ऑक्सीजन ना हमारे भूपर्पट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, भूपर्पट मतलब जमीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तभी तो हम जीवित हैं। कार्बन हो सकता है कि जमीन के नीचे अच्छा मिलता हो। नाइट्रोजन अगर देखोगे तो एटमॉस्फेयर में
बहुत ज़्यादा इसका जो वॉल्यूम है ना वो कंटेंट है, बट यहाँ पर यूनिवर्स में बोला गया है, विश्व में बोला गया है, हर एक जगह। तो याद रखना वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिलता है, मुझे हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगर दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा, थॉट्स आए होंगे ना कि सर मुझे तो लगता था ये होगा, तो याद रखना यूनिवर्स की जब भी बात होगी तो यूनिवर्स में हमेशा आंख बंद करके आप हाइड्रोजन को आंसर लगाइएगा, क्योंकि वही आंसर इसका सही है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि इसमें अब व्यापम का फेवरेट टाइप कि आपको कूट का मिलान करना है। कूट का मिलान करना इसका मतलब ये है कि आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखते हैं पहला क्या है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। इन सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो एक प्रकार से ना जो सोना है वो भी ठीक है कि मतलब एकदम बढ़िया है, लेकिन याद रखना कि सबसे उत्तम संचालक इसमें से मेरा चांदी है। सबसे ज़्यादा कंडक्टर किसका, हीट का। हीट के अलावा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर मेरा चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में याद रखना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉक्साइट के ओर्स हैं। किसके, बॉक्साइट के। और बॉक्साइट से मिलता है मुझे क्या, एल्यूमिनियम। तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। सेकंड वाले का हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली योग्य धातु, धातु बोला है तो याद रखना यार, आप जितने भी अच्छे डिजाइन देखते हैं वो देखते हैं आप सोने में, हमेशा देखते हैं ना कि सर वो बहुत अच्छा डिजाइन, एकदम बारीक डिजाइन आप किसमें देख पाते हो, आप सोना में। तो याद रखना इसका आंसर तो बिल्कुल स्वर्ण हो जाएगा। और जो बच गया मेरा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, मेरा सीसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो ऐसे ही बन जाता। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ये ठीक है, मतलब बॉक्साइट का जो ओर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट है। कॉपर का सीने बार, सीने बार जो होता है ना एक्चुअली मरकरी का होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। जिंक का कैलेमाइन ठीक है। अच्छा, कॉपर का क्या होता है, कॉपर को होता है क्यूपराइट, कॉपर को होता है क्यूपराइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका पहले ही पता चल चुका, गलत है, बट आगे और थोड़ा। जिंक के लिए कैलामाइन ठीक है, आयरन के लिए हेमाटाइट ठीक है, हेमाटाइट, लिग्मेटाइट, अलग अलग, जैसे कोल हो गया, कोल के लिए एंथ्रासाइट, ब्यूटोमिनस। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स को आप याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जामिनेशन में थोड़ा ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के 6 कण में आवश्यक है। मैंने बता चुका है 6 कण मतलब कुछ नहीं है यार, मेरा कोरोजन है। कोरोजन है, नहीं वही जंग लगना। तो इसके लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, मुझे नमी चाहिए। ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता है मुझे। उसके बाद फिर आगे चलता हूँ एक और कूट वाले क्वेश्चन में। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर जो चीज़ है वो एक्चुअल में इसके लिए मुझे चाहिए होता है 50% तांबा या फिर 50% जस्ता और कुछ 35% का जस्ता और 15% मुझे चाहिए होता है निकल। निकल जो धातु होता है, तो इसके लिए पहले का सेकंड मिल गया। सेकंड है सोल्डर। सोल्डर के लिए याद रखना कि भैया ये टिन है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है साफ करने के लिए। हाइपो, हाइपो का संबंध सोडियम से है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है यदि आपको पता होगा तो इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जो कि मेरा CaCiO का 2 होता है। तो ये क्लोरीन तो ये मेरा यहीं से आ गया, क्या सॉरी Cl, क्लोरीन तो मेरा यहीं से आ गया। सोडियम वाला जो है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसल्फेट, एक प्रकार का क्रिस्टलिन ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन एक प्रकार का ठोस है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपो बोलूंगा। ठीक है, और अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पीतल तांबा जस्ते का मिश्र धातु है। क्या सही है इसे बताना है क्या। ठीक है, मिश्र धातु है, हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। पहला क्वेश्चन कि तांबा जस्ते का मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये है, ये पीतल वाला तो सही है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं, मैग्नेटाइट तो आयरन का है ना, लोहे का है, एल्यूमिनियम का थोड़ी है, तो एल्यूमिनियम का नहीं होगा। पारदित सम्मिश्रण के वो पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है और मेरा थर्ड वाला भी ठीक है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, नहीं उसके लिए फोटोग्राफी के लिए याद रखना, याद यूज करते हैं हम लोग AgBr। AgBr आप लोगों को पता होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और तो मतलब सेकंड वाला गलत है और मेरा फोर्थ वाला गलत है। इस पहला और तीसरा जो है वो सही है, तो ये मैं टिक करता हूँ, पहला और ये तीसरा जो है वो सही। तो क्वेश्चन की श्रेणी समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।